हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपको याद होगा, कहानी के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी एलसी ऑसिलेशन की और उसको हम लोगों ने अनडैम्ड ऑसिलेशन से कंपेयर किया था, हमने एसएचएम से कंपेयर किया था। सिमिलरली आज हम जिस ऑसिलेशन की बात करेंगे दैट इज अ डैम्प्ड ऑसिलेशन, और साथ ही इसको हम सर्किट में किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से हम एलसीआर सर्किट से इसको कंपेयर कर सकते हैं, उसकी एनालॉजी भी हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि बचपन में आप सब ने झूला झूला होगा, है ना, जो गार्डन में लगा रहता है। तो अगर मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा बैठा है और आप उसको झूले पे झुला रहे हो, तो आपने अगर एक स्विंग देके बच्चे को छोड़ दिया तो आप देखोगे वो जो स्विंग है वो समय के साथ साथ रिड्यूस होता जाता है। यानी आपने इनिशियली मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेस करके छोड़ा था, धीरे धीरे उसका जो ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाता है, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाती है और फाइनली वो ऐसा लगता है कि वो झूला बिल्कुल रुक गया। यानी यहां पर देखोगे कि पार्टिकल ऑसिलेशन तो कर रहा है, लेकिन ऑसिलेशन का जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो किस समय के साथ डिक्रीज हो रहा है। जो एनर्जी है ऑसिलेशन की वो कांस्टेंट नहीं है, वो समय के साथ डिक्रीज हो रही है। इस तरह के ऑसिलेशन को हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्पिंग किस केस में होगी? डैम्पिंग तब होगी जब पार्टिकल की एनर्जी कंजर्व ना रहे, उस पर कोई विस्कस फोर्स, उस पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करे। तो इसको हम एक बहुत ही आसान से इलिस्ट्रेशन से समझ सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है जिसको मैंने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया और इसको हमने एक मीडियम में रखा हुआ है, जिससे मीडियम का ड्रैग फोर्स इस पे लग रहा है। और आपको ये पता होगा कि मीडियम का जो ड्रैग फोर्स लगता है हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल का मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x, पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था दैट इज a, और वेलोसिटी हो गई v। अब अगर मैं इस वक्त एफबीडी बनाने की कोशिश करूं तो आपको पता चलेगा कि इस पर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो एक फोर्स लग रहा होगा kx, एक फोर्स लगेगा दैट इज वेलोसिटी के अपोजिट, और आपको याद होगा कि जो ड्रैग फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ v। माइनस ये इंडिकेट करता है द डायरेक्शन ऑफ द ड्रैग फोर्स इज अपोजिट ऑफ वेलोसिटी। और अगर मैं इसी प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वलिटी में लिखना चाहूं तो मुझे कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, तो दैट इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू माइनस का b इंटू v, वेयर b इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर यहां पर मैं डायरेक्शन के साथ लिखूंगा तो मुझे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी क्योंकि आगे की तरफ है, तो जो मीडियम का विस्कस फोर्स लगेगा दैट इज f इज इक्वल्स टू b इंटू v, वो पीछे की तरफ लगेगा। अब बाय द न्यूटन सेकंड लॉ में इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूंगा, बिकॉज एक्सेलरेशन हमने आगे की तरफ अज्यूम किया है एंड द सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं वो पीछे की तरफ लग रहे हैं। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मेरे पास फोर्सेस आएंगे माइनस का kx माइनस का b इंटू v इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो देखो आपके पास क्या बनता है m इंटू a। क्या मैं a को डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकता हूं, द डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, प्लस इसको इधर ले गए b इंटू वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूं, प्लस k इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। अब ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं कि जो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लें, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं यहां पर x को मैं एक नया वेरिएबल अज्यूम कर रहा हूं एंड दैट इज x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर अल्फा टी। क्यों एज्यूम कर रहा हूं? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्या मैं यहां से dx बाई dt निकाल सकता हूं? क्या बिल्कुल निकाल सकता हूं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आपको सबको पता होगा e रेज़ टू पावर अल्फा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है e रेज़ टू पावर अल्फा टी और अल्फा टी का इंटू अल्फा। बहुत आसान है। इसी तरह से अगर मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास बनेगा the double derivative of x with respect to time is equals to that is alpha square e raised to power alpha t। तो साहब यहां तक तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने मान लिया हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक मीडियम में रखा हुआ है, तो मीडियम का विस्कस फोर्स भी उस पे लग रहा है, ड्रैग फोर्स लग रहा है। तो किसी इंस्टेंट पर उस पर दो फोर्स लग रहे थे, माइनस के एक्स माइनस बी वी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहां से सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशंस आ गई। अब क्या मैं यहां से dx बाई डी टी एक्स और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख सकता हूं क्या? बिल्कुल। दैट इज m इनटू, दैट इज, इसकी वैल्यू देखोगे ना, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर ई रेज़ टू पावर अल्फा टी, प्लस b इंटू वी, और v की वैल्यू, v इज dx बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू ई रेज़ टू पावर अल्फा टी, प्लस दैट इज k इंटू एक्स, और x की वैल्यू आपके पास है, x इज ई रेज़ टू पावर अल्फा टी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। और यहां से देखने से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ई रेज़ टू पावर अल्फा टी कॉमन आके हट चुका है, और आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आ रही है दैट इज m अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस k इज इक्वल्स टू 0। और ये इस तरह से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, और ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? बहुत आसानी से, बाय द धराचार्य मेथड आप बोल सकते हो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी, दैट इज m इंटू के अपॉन 2a, दैट इज 2m। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपके पास यहां पर आएगा माइनस का b बाय 2m प्लस माइनस, अब देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ब्रेक करके लिख रहा हूं, दैट इज अंडर रूट ऑफ, इसको मैं b बाय 2m का होल स्क्वायर, क्योंकि 2m को अंदर ले जाओगे रूट में तो ये 4m स्क्वायर की तरह से जाएगा, तो दैट इज b बाय 2m का होल स्क्वायर, और यहां से जब आप डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपके पास दैट इज k बाय m। और यहां से अगर मैं माइनस साइन बाहर लूं तो मैं क्या, इसको माइनस का b बाय 2m प्लस माइनस, इसमें से मैं एक माइनस रूट ऑफ -1 बाहर निकाल रहा हूं जिसको आप आयोटा बोलते हो, तो रूट ऑफ -1 मैंने बाहर निकाला, दैट इज आयोटा। तो यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपके पास k बाय m माइनस का b बाय 2m का होल स्क्वायर। यानी फाइनली अगर मैं देखने की या समझने की कोशिश करूं तो मेरे पास जो इक्वेशन आई है वो ये आई है, अल्फा की वैल्यू आई है मेरे पास, दैट इज माइनस का b बाय 2m प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ, अब देखो मैं k बाय m को क्या लिख रहा हूं, क्या मैं k बाय m को रूट ऑफ k बाय m का होल स्क्वायर माइनस b बाय 2m का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा ये वाली टर्म क्या डिनोट कर रही है। चलो मुझे बताओ रूट ऑफ k बाय m क्या होता है? रूट ऑफ k बाय m होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, जिसे मान लो कि कोई विस्कस फोर्स नहीं होता, एक सिंपल आपके पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता और वो ऑसिलेट कर रहा होता, मैं आपसे पूछता बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आप कैलकुलेट करते तो आपको पता चलता उसकी फ्रीक्वेंसी साहब अंडर रूट ऑफ k बाय m आती। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं ओमेगा नॉट लिख देता हूं। और आपने बचपन में यानी 11th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी होगी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में कि दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। सब लेंथ को लेंथ के साथ ही जोड़ या घटा सकते हैं, एरिया को एरिया के साथ, वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ, मास को मास के साथ। क्लियर हो रही है बात? तो सिमिलरली यहां पर अगर मैं इन दो टर्म्स को घटा रहा हूं, इसका मतलब फिजिक्स के हिसाब से दोनों टर्म्स सेम ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और अगर ये फ्रीक्वेंसी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ये जो b बाय 2m का होल स्क्वायर है ये भी फ्रीक्वेंसी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये कंप्लीट टर्म जो है वो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगी।
ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, तो ये कंप्लीट टर्म भी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगी और यहां रूट ले रहे हो, यानी ये जो कंप्लीट टर्म है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी और इसी को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी ओमेगा ऑफ डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या मैं रूट ऑफ के बाय एम के होल स्क्वायर को ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस हम b बाय 2m को एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं दैट इज गामा स्क्वायर, और जो गामा होता है दैट इज इक्वल्स टू b बाय 2m, और इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। तो अगर आप देखोगे तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आया है कि अगर आपने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को किसी विस्कस मीडियम में रख दिया और अगर यहां पर डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आती है डैम्प्ड ऑसिलेशन की दैट इज ओमेगा डी दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, वेयर ओमेगा नॉट इज अ frequency of the undamped oscillation minus gamma is damping constant that is b by 2m। यहां पर अगर आप देखोगे तो साहब k कांस्टेंट, m कांस्टेंट, b कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, ये सारी की सारी टर्म्स कैसी आ रही हैं, कांस्टेंट। और अगर ये टर्म्स कांस्टेंट आ रही हैं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि जो डैम्प्ड ऑसिलेशन रहता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। और फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी कांस्टेंट होगा, एंड दैट t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा d, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा d आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात यहां तक? तो हमें यह पता चला कि अगर मैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, मेरे पास टाइम पीरियड आ गया, और अगर मैं इसी को कंपेयर करूं विद अनडैम्प्ड ऑसिलेशन नॉर्मल जो हम पहले पढ़ते थे, तो मुझे बता सकते हो क्या कि अगर मैंने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को नॉर्मली रखा हुआ है, कोई भी विस्कस फोर्स नहीं लग रहा है, कोई मीडियम का फोर्स नहीं है, वो एक नेचुरल अनडैम्प्ड ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है और उसका टाइम पीरियड है t। अब मैंने इसको किसी मीडियम में रख दिया, अब ऑसिलेशन जो है वो आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया और ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हो गया t1। तो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो आप कैसे पता लगाओगे? तो आप देखोगे कि डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी से कम होती है, क्योंकि साहब ओमेगा नॉट में से आप कुछ माइनस कर रहे हो, तो कुछ अगर घटाओगे तो ये वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो जो टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है वो ज्यादा होता है टाइम पीरियड ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन से। क्लियर हो रही है बात यहां तक? तो हमें समझ में आ गया कि अगर मैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करूंगा तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, 3 तरह के ऑसिलेशंस की बात करते हैं। पहला होता है हमारे पास अंडर डैम्पिंग, दूसरा होता है हमारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग, और तीसरा होता है ओवर डैम्पिंग। व्हाट इज अंडर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड ओवर डैम्पिंग? अगर हम तीनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंडर डैम्पिंग की। अंडर डैम्पिंग क्या होता है? अंडर डैम्पिंग वो ऑसिलेशन होता है जिसमें एक्चुअली रियल ऑसिलेशंस हो रहे हो। जैसे आपने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को पानी में डाल दिया और आप ब्लॉक को ऑसिलेट कराने की कोशिश कर रहे हो, तो आप देखोगे धीरे धीरे वाटर के या मीडियम के रेजिस्टिव फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो सिस्टम है वो अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा और धीरे धीरे उसका ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और सपोज मैंने इसको वाटर में डाल दिया, मीडियम में डाल दिया, और मान लीजिए मैंने इसको फर्दर ए अमाउंट से डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके रिलीज करूंगा,
तो यहां से ये क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करने की कोशिश करेगा। तो ये यहां से एक्सट्रीम से मीन आएगा, फिर मीन से एक्सट्रीम जाएगा और एक्सट्रीम से मीन आएगा, लेकिन धीरे 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 ये मीडियम की रेजिस्टिव फोर्स की वजह से अपनी एनर्जी को लॉस करता जाएगा और धीरे धीरे इसका ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जाएगा। तो ये हर बार उस एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचेगा जहां पर ये पहले पहुंच रहा था। तो धीरे धीरे इसकी ऑसिलेशन एनर्जी कम होती जाएगी, इसका ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड घटता जाएगा और ये कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास बनेगा। यहां पर इस ग्राफ को थोड़ा सा आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है पार्टिकल की फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का मीन से, मतलब ये एक तरह से एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है। और आप देख रहे हो पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। और अगर मैं इसका पैटर्न देखूं तो मुझे कुछ ऐसा पता चलता है कि जो एम्पलीट्यूड का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, यानी जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। और जब हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है दैट इज a इज इक्वल्स टू a नॉट ई रेज टू पावर माइनस गामा टी। ये कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आती है। क्लियर हो रही है बात? यानी यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ समय के साथ एम्पलीट्यूड कैसे डिक्रीज होगा, तो आपका आंसर आएगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। And the equation of the amplitude that is a is equals to a naught e raised to power minus gamma t. What is gamma? Gamma हम लोग पहले ही देख चुके हैं, gamma is b by 2m। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो दो तरह के मोशन एक साथ हो रहे हैं। एक तो समय के साथ पार्टिकल की एनर्जी भी लॉस होती जा रही है, उसका एम्पलीट्यूड भी कम होता जा रहा है, ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। साथ ही क्योंकि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ऑसिलेशन तो कर ही रहा है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एक हमारे पास एक तरह का साइनोसॉइडल कर्व भी आएगा। तो अगर मैं पार्टिकल की पोजीशन की बात करूं मीन से, तो दो कर्व एक साथ चल रहे हैं। पार्टिकल का मोशन साइनोसॉइडल भी है क्योंकि वो मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट भी कर रहा है, और साथ में उसका एम्पलीट्यूड जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज भी कर रहा है। तो जब हम इसको कंबाइंडली लिखने की कोशिश करते हैं और पोजीशन ऑफ पार्टिकल को एट एनी इंस्टेंट टी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आती है x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू टी प्लस 5। यही तो लिखोगे। x हो गया पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, a इज एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम या ऑसिलेशन, साइन ऑफ ओमेगा डी। ओमेगा डी हो जाएगा आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी इंटू टी प्लस 5 द इनिशियल फेज। और अगर आप एम्पलीट्यूड को यहां पे रखोगे तो फाइनल इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल्स टू a नॉट ई रेज टू पावर माइनस गामा टी साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू टी प्लस 5। क्लियर हो रही है बात यहां तक? इस तरह के ऑसिलेशन को हम बोलते हैं अंडर डैम्पिंग। दिस इज अ अंडर डैम्पिंग, है ना? दिस इज अंडर डैम्पिंग। तो अंडर डैम्पिंग की कंडीशन क्या होती है? अंडर डैम्पिंग की कंडीशन होती है इसमें रियल ऑसिलेशंस हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, चाहे वो भले ही समय के साथ साथ अपनी एनर्जी को लॉस करता जाए, अपना एम्पलीट्यूड उसका कम होता जाए, लेकिन वो रियल ऑसिलेशंस कर रहा है, यहां पर ऑसिलेशन होते जा रहे हैं। तो दैट इज नोन एज अंडर डैम्पिंग। और रियल ऑसिलेशन कब होगा? जब आपकी डैम्पिंग की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव आए। तो कंडीशन ऑफ अंडर डैम्पिंग होता है दैट इज ओमेगा डी इज ग्रेटर देन 0। और ओमेगा डी आपको पता है दैट इज ओमेगा डी इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब ओमेगा नॉट गामा से क्या हो, ज्यादा। क्लियर हो रही बात? अब आता है क्रिटिकल डैम्पिंग या ओवर डैम्पिंग की बात करें तो दोनों में क्या अंतर है। तो पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग की और फिर हम बात करेंगे ओवर डैम्पिंग की। क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता है? तो पहली बात, जब हम बात करें क्रिटिकल डैम्पिंग की और ओवर डैम्पिंग की, या इसको हम हैवी डैम्पिंग भी बोलते हैं, इसमें रियल ऑसिलेशंस एक्चुअली हो ही नहीं रहे। पार्टिकल ऑसिलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्टिकल अपने मीन तक पहुंचते पहुंचते अपनी सारी एनर्जी को लॉस कर देता है।
अब ऐसा किस केस में होगा, रियल लाइफ में ऐसे कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे मान लो कि आपके पास एक कार है और कार में जो आपके सस्पेंशन में आप शॉक एब्जॉर्वर यूज करते हो, तो मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, बहुत तेज स्पीड से चला रहे हो, सडनली गड्ढा आ गया और आपकी गाड़ी उस गड्ढे में चली गई, तो होगा क्या? जो कार की काइनेटिक एनर्जी है, जो कार गड्ढे में गिरी, वो एनर्जी कन्वर्ट होगी, शॉक सस्पेंशन उसको लेगा और अब देखोगे यहां पर शॉक जो है वो सडनली कंप्रेस होगा। यानी एनर्जी का जो लॉस है वो बहुत रैपिडली होता है, बहुत तेजी से होता है। तो अगर आप देखोगे तो क्रिटिकल डैंपिंग वो डैंपिंग होती है जिसमें पार्टिकल जो है वो रियल ऑसिलेट नहीं कर रहा, एनर्जी का जो लॉस होता है वो बहुत सडन होता है। यानी अगर मैं कर्व बनाने की कोशिश करूं एम्पलीट्यूड का, तो एम्पलीट्यूड और एनर्जी जो है वो बहुत तेजी से डिक्रीज करेगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ओवर डैंपिंग की, तो ओवर डैंपिंग क्या होता है? ओवर डैंपिंग की हम बात करें तो आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि जिस तरह से दरवाजे में हम जैसे डोर क्लोजर यूज करते हैं, तो मान लो आपके घर में एक दरवाजे में डोर क्लोजर लगा हुआ है और आपने दरवाजे को डिस्प्लेस किया अपनी मेन पोजीशन से, और आपने एक हैवी डैम्पर, एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का डोर क्लोजर लगा रखा है, तो आप जैसे ही उसको डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, वो दरवाजा बहुत धीरे 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 अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस जाएगा। यानी एनर्जी का लॉस तो होगा लेकिन बहुत स्लोली होगा, टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा लगेगा और हो सकता है कि जो आपका दरवाजा है वो मेन पोजीशन तो पहुंचे भी ना। यानी इस केस में दोबारा दरवाजा अपनी मेन पोजीशन से फिर डिस्प्लेस नहीं करेगा, मतलब रियल ऑसिलेशंस तो इसमें भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो एनर्जी का लॉस हो रहा है बहुत रैपिडली नहीं हो रहा है। जैसे क्रिटिकल डैंपिंग में एनर्जी का लॉस जो है वो बहुत रैपिडली हो रहा था, है ना, आपने गाड़ी चलाई, सडनली जैसे ही वो गड्ढे में गई सस्पेंशन ने एनर्जी को तुरंत एब्जॉर्ब किया, बहुत सडनली इस तरह से हो रहा था। लेकिन अगर हम बात करें ओवर डैंपिंग की, तो ओवर डैंपिंग में एनर्जी जो है वो लॉस तो हो रही है लेकिन बहुत स्लोली हो रही है। तो अगर हम ओवर डैंपिंग में ग्राफ बनाने की बात करते हैं या एनर्जी के लॉस की बात करते हैं, तो जो स्लोप आती है वो थोड़ी सी कम आती है। अगर आप इस कर्व में बात करोगे क्रिटिकल डैंपिंग में, तो अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा, एनर्जी वर्सेस टाइम या एम्पलीट्यूड की भी बात करें, तो जो कर्व आता है बहुत स्टिप आता है, जबकि ओवर डैंपिंग में जो हमारे पास कर्व बनता है एनर्जी वर्सेस टाइम का, वो थोड़ा सा स्लैंट बनता है, क्योंकि द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बहुत कम होता है और इसमें रेट ऑफ द डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। एंड द कंडीशन ऑफ द क्रिटिकल डैंपिंग क्या होती है? दैट इज ओमेगा डी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोई रियल ऑसिलेशंस तो है ही नहीं। और ओमेगा डी अगर 0 है, इसका मतलब जो ओमेगा नॉट है वो किसके बराबर है? गामा के बराबर। एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ओवर डैंपिंग? द कंडीशन ऑफ ओवर डैंपिंग होता है जब ओमेगा नॉट गामा से छोटा होता है, यानी जो ओमेगा डी है दैट इज लेस देन 0। तो इसको एक बार समराइज करने की कोशिश करें तो हम 3 तरह की डैंपिंग की बात करेंगे। द फर्स्ट इज अंडर डैंपिंग, जिसमें रियल ऑसिलेशंस हो रहे हैं लेकिन धीरे 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 उसकी ऑसिलेशन एनर्जी और एम्पलीट्यूड समय के साथ डिक्रीज होता जा रहा है। दूसरा, इसके इसमें क्योंकि रियल ऑसिलेशंस है, ओमेगा डी इज ग्रेटर देन 0 एंड ओमेगा नॉट शुड बी ग्रेटर देन गामा। व्हाट इज गामा? दैट इज b/2m। फिर हमने बात की क्रिटिकल डैंपिंग की। क्रिटिकल डैंपिंग की कंडीशन होती है दैट इज ओमेगा डी इज इक्वल टू 0, और अगर मैं बात करूं ओवर डैंपिंग की, दैट इज ओमेगा डी लेस देन 0। तो ये तो बात हुई हमारे पास इन तीनों में क्या अंतर है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, और कुछ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में मिल जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड आउट टाइम इंटरवल, find out time interval in which amplitude of damped oscillation is half of initial value। कितनी देर में
कोई भी पार्टिकल जो डैम्प्ड ऑसिलेशन कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड इनिशियल वैल्यू का आधा हो जाएगा, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपके पास फंक्शन है कि साहब एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करता है, a इज इक्वल टू a नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस गामा टी, और क्योंकि एम्पलीट्यूड आधा हो रहा है दैट इज a नॉट बाई 2 इज इक्वल टू a नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस गामा टी। तो यहां से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये आपके पास आएगा दैट इज गामा टी इज इक्वल टू ln2, t इज इक्वल टू ln2 अपॉन गामा, एंड व्हाट इज गामा? गामा इज b बाय 2m। तो हम इस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि वो टाइम इंटरवल जिसमें एम्पलीट्यूड इनिशियल वैल्यू का आधा हो जाएगा। तो ये तो बात हुई एम्पलीट्यूड की। सिमिलरली अगर मैं एनर्जी की बात करूं कि किसी भी डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी का वेरिएशन किस तरह से होता है, तो आपको ये पता होगा, आपने एसएचएम के केस में पढ़ा होगा कि एनर्जी ऑफ एनी ऑसिलेटरी मोशन, और एसएचएम के केस में जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास E इज इक्वल टू हाफ ऑफ k इंटू ए स्क्वायर। क्या मैं यहां पर अगर एनर्जी को लिखना चाहूं तो दैट इज E इक्वल टू हाफ ऑफ k इंटू ए, एम्पलीट्यूड को मैं लिख सकता हूं क्या? एम्पलीट्यूड था दैट इज a नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस गामा टी, इसका स्क्वायर। तो अगर आप एनर्जी को लिखोगे तो एनर्जी आपके पास आ जाएगी दैट इज हाफ ऑफ के ए नॉट स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस 2 गामा टी। तो क्या मैं इस टर्म को मैक्सिमम एनर्जी बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जैसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा एनर्जी भी कम होती जाएगी, या जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन भी डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर मैं इसको मैक्सिमम एनर्जी बोल रहा हूं एंड दैट इज ई नॉट, तो क्या मैं यहां पर E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस 2 गामा टी ये इक्वेशन लगा सकता हूं? बोलो भाई, बिल्कुल। और अगर मैं सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने यहां पर रखता कि वो समय बताओ जिस समय में एनर्जी इनिशियल एनर्जी का आधा हो जाएगी, उसको होने में कितना समय लगेगा, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो जेईई मेंस में खूब पूछे गए हैं। तो दैट इज E इज इक्वल टू ई नॉट बाय 2, दैट इज ई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस 2 गामा टी। यहां से सॉल्व करोगे तो यहां से समय आएगा आपके पास ln2 अपॉन 2 गामा। तो देखो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एनालिसिस है। अगर मैं आपसे एम्पलीट्यूड की बात करता कि एम्पलीट्यूड को इनिशियल का आधा होने में कितना समय लगा, तो आप बोलते सर ln2 अपॉन गामा, और एनर्जी को इनिशियल का आधा होने में कितना समय लगा, दैट इज ln2 अपॉन 2 गामा। किसको कम समय लगा? एनर्जी को आधा होने में कम समय लगा एम्पलीट्यूड से। तो रेट ऑफ डिक्रीज किसका ज्यादा है, एनर्जी का कि एम्पलीट्यूड का? द रेट ऑफ डिक्रीज एनर्जी का ज्यादा है, क्योंकि जितने समय में एम्पलीट्यूड अपनी वैल्यू का आधा हुआ उससे आधे समय में एनर्जी आधी हो गई। क्लियर हो रही है बात यहां तक? बहुत बढ़िया। तो ये बात तो हमारे साथ रही कि भाई फाइनली हमें डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो एक बार सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी आई ओमेगा डी इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। गामा क्या होता है? गामा होता है साहब b बाय 2m। फिर हमने देखा क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन क्या है, ओवर डैम्पिंग की कंडीशन क्या है, अंडर डैम्पिंग की कंडीशन क्या है। और फिर हमने देखा कि कोई भी पार्टिकल जो डैम्प्ड ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन किसी भी वक्त क्या होगा। तो हमने ये बात की। अब जैसा कि हम लोगों ने जब एलसी ऑसिलेशन पढ़ा था तो हमने एलसी ऑसिलेशन को कंपेयर किया था अनडैम्प्ड ऑसिलेशन से, क्योंकि वहां पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा था, क्योंकि सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर थे, कोई हीट लॉस हम लोग अज्यूम ही नहीं कर रहे थे। सिमिलरली यहां पर मैं इस डैम्प्ड ऑसिलेशन को एलसीआर सर्किट से कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर तो एनर्जी का लॉस हो रहा है और समय के साथ साथ एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। तो किस तरह से हम कंपेयर करेंगे
तो इसकी एनालॉजी को थोड़ा सा समझते हैं। सपोज आपके पास एक इंडक्टर, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर है। मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट टी जो कैपेसिटर है उसमें भी कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, जो इंडक्टर है उसमें भी कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, और ऑब्वियस सी बात है समय के साथ साथ जो रजिस्टर है वो एनर्जी को लॉस करता जाएगा इन फॉर्म ऑफ हीट। तो एट एनी इंस्टेंट टी अगर मैं यहां पर मान लेते हैं इस पर चार्ज हो गया दैट इज क्यू, और सर्किट में करंट की वैल्यू हो गई आई। तो अगर मैं केवीएल लगाने की कोशिश करूं तो मेरे पास केवीएल लगाने से इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज माइनस का क्यू बाय सी माइनस का एल डी आई बाई डी टी माइनस का आई आर इज इक्वल टू 0। भाई अगर मैं केवीएल अप्लाई करूंगा तो केवीएल होता क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो क्लोज लूप में मैंने अप्लाई किया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप माइनस का क्यू बाई सी, इसके अक्रॉस माइनस का एल डी आई बाई डी टी, और रजिस्टर के अक्रॉस माइनस का आई आर इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं तो क्या मैं इसको देखो ऐसे लिख रहा हूं एल, क्या मैं डी आई बाई डी टी को आई को डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूं, और अगर मैं आई को डी क्यू बाई डी टी लिखूंगा तो ये बनेगा आपके पास डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहां से प्लस आई को डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं इंटू आर प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। और ऐसी ही एक इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले आई थी, और वो इक्वेशन आई थी हमारे पास m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस b इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस k इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और यहां पर अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक तरह से जो काम वहां पर m का था, m की जगह पर अगर मैं इस एनालॉजी को कंपैरिजन को समझने की कोशिश करूं तो एक तरह से m की जगह l आ गया, b की जगह r आ गया, और k की जगह 1/c आ गया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि m को हम l से रिप्लेस कर देंगे, b को हम r से रिप्लेस कर देंगे, और k को हम 1/c से रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि इस केस में भी अगर आप देखोगे ना, अगर मैं LCR सर्किट इंडक्टर रजिस्टर कैपेसिटर को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पर भी एनर्जी का ऑसिलेशन तो होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक, बट समय के साथ साथ एनर्जी का लॉस भी होगा, क्योंकि जो रजिस्टर है वो हीट की फॉर्म में एनर्जी को लॉस भी करता जाएगा। यानी धीरे धीरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर हो रही बात? तो यहां पर ऑसिलेशन होता रहा है एनर्जी का, लेकिन वो ऑसिलेशन जो है वो एक अनडैम्ड ऑसिलेशन नहीं है, वो एक डैम्ड ऑसिलेशन है, क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी कम होती चली जाएगी, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट कम होता चला जाएगा, करंट इन द सर्किट कम होता चला जाएगा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं और मैं अगर आपसे यहां पे पूछूं कि बताओ यार फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो ओमेगा टी द फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्ड ऑसिलेशन, वो हमारे पास आपको याद होगा वो आया था अंडर ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर, यानी अंडर ऑफ k बाय m का होल स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, गामा इज b बाय 2m आया था ना। तो सिमिलरली बस यहां पे रख दो, देखो कितना आसान है, दैट इज इक्वल्स टू k को 1/c से, k को 1/c से और m को l से, तो ये बनेगा 1/√LC का होल स्क्वायर, k को 1/c से और m को l से, तो ये बन गया माइनस b बाय 2m। b की बात करोगे तो b की जगह आपके पास आ रहा है दैट इज r बाय 2m, और अगर आप m की बात करोगे तो m की जगह आपके पास आ रहा है l। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करोगे देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्ड ऑसिलेशन। अगर मैं LCR सर्किट में इसकी बात करता हूं तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है दैट इज इक्वल्स टू अंडर ऑफ 1/LC, रूट हट जाएगा ना भाई, तो 1/LC माइनस R/2L का होल स्क्वायर। और आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एनालॉजी क्लियर है
तो बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और हमारी एनालॉजी है क्या कि कुछ भी नहीं करना है, m को l से रिप्लेस कर दो, b को r से रिप्लेस कर दो और k को 1/c से रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात यहां तक? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन होता क्या है, किस तरह से हम सर्किट में इसको अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में डैम्प्ड ऑसिलेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं एलसीआर सर्किट में एनर्जी के ऑसिलेशन से। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।